नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए, आपके रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2 एग्जाम को देखते हुए हमने आपके लिए पिछले सालों के पेपर कराने स्टार्ट किए हैं। आज हम आपको रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो आपका 2021 से पेपर संपन्न हुआ था, उस पेपर की आज हम आपको जीएस, जीके और जीए क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। आज हम आपको 3/4/2021 की लास्ट शिफ्ट के जो भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको कराएंगे। इस सेट में जीएस और जीके के लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं कि आप इन 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। ये हमारा रेलवे एनटीपीसी सामान्य ज्ञान सीरीज का 15 नंबर वीडियो है। इसके पहले भी हमने आपको इसी प्रकार के 14 वीडियोज कराए हुए हैं, उसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहां पर से देख सकते हैं। आज का देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या फिर तिरुवनंतपुरम। चलिए सबसे पहले एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। इसका सही ऑप्शन होगा मुंबई। देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में की गई थी। देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में की गई थी। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम बनता है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किससे बनाया गया था? तो प्रथम अध्यक्ष बने थे होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, नाम याद रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा जो थे वो परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम पूछा जाता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो किसके अधीन होता है? तो वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री के अधीन होता है। जो भी प्रधानमंत्री उस समय का होगा, जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन एक आयोग होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा, मुख्यालय की बात करेंगे तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने जो वीडियो है वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए, जब भी स्वच्छता की बात आती है तो कुछ लोग स्वास्थ्य मंत्रालय को मार करके चले आते हैं, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में बात करें तो नीति आयोग कब बना था? काफ़ी बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसके पहले नीति आयोग का नाम क्या था? योजना आयोग नाम था। ठीक है, तो यही रिपोर्ट जारी करता है स्वस्थ राज्य और प्रगतिशील भारत की। अगर हम बात करें इसकी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है वो 27 दिसंबर 2021 को इसने अपना 4था संस्करण जारी किया है, जो कि रिपोर्ट दिया है स्वस्थ भारत और प्रगतिशील भारत की। इसमें नंबर 1 नंबर पर जो राज्य है वो केरल है। केरल राज्य जो है इंडेक्स में सबसे ऊपर है इस रिपोर्ट में। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर है तेलंगाना और चौथे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। अगर बात करेंगे इस रिपोर्ट में सबसे लास्ट में कौन है, तो यूपी का इंडेक्स सबसे लास्ट में है, लेकिन सुधार के मामले में यूपी जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, जो सुधार हो रहा है 4 सालों में यूपी में वो सबसे नंबर 1 पर है सुधार के मामले में, लेकिन अभी भी इस इंडेक्स में यूपी सबसे लास्ट में है। याद रखिएगा, रिपोर्ट कौन जारी करता है? सही ऑप्शन होगा नीति आयोग जारी करता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि दर्रा क्या होता है। दर्रा एक प्रकार की दरार है। जैसे पहाड़ होते हैं तो नदियां एक देश से दूसरे देश की ओर बहती हैं, तो लाखों सालों में धीरे धीरे करके पहाड़ को काट करके अपने एक रास्ता बना लेती हैं बहने के लिए। कई वर्षों बाद नदियां क्या करती हैं? सूख जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। तो पहाड़ों को कटा हुआ रास्ता जो है उसमें मनुष्य क्या करता है? सड़क बना लेता है, तो एक देश से दूसरे देश जाने के एक स्थान आपको मिल जाता है। तो वही आपसे पूछा है, सिक्किम को चीन से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो सही ऑप्शन होगा नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में पड़ता है, जो कि चीन से जोड़ता है। देखिए, तिब्बती भाषा में ला का अर्थ जो होता है वो दर्रा ही होता है, इसलिए नाथुला के आगे दर्रा ना लगाएं तभी काम चल जाएगा, क्योंकि ला का अर्थ भी दर्रा ही होता है। बारालाचा दर्रा की बात करेंगे। देखिए, कुछ दर्रे और याद कर लीजिएगा, जैसे कि बारालाचा दर्रा, सीप किला दर्रा, रोहतांग और देवसा। ये जितने भी मैंने आपको दर्रा बताए हैं वो हिमाचल प्रदेश को चीन से जोड़ते हैं या फिर तिब्बत से जोड़ते हैं। ठीक है, बारालाचा, रोहतांग, सीप किला,
देवसा, ये सारे हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। नाथुला मैंने आपको बता दिया कि ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। माना, माना उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, यूके में पड़ता है, मतलब उत्तराखंड में पड़ता है। माना हो गया, नीति हो गया, लिपुलेख हो गया, ये सभी दर्रे जो हैं उत्तराखंड को तिब्बत या फिर चीन से जोड़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध आदिवासी नृत्य है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। राउत नाचा, इसे देखिए गहिरा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है, कई एग्जाम में गहिरा नृत्य भी पूछा जाता है, तो राउत नाचा को गहिरा नृत्य भी कहते हैं। और ये कहाँ का आदिवासी डांस है? छत्तीसगढ़ में ये किया जाता है आदिवासियों द्वारा। और कब किया जाता है? दिवाली पर किए जाने वाला ये नृत्य है। तो सही ऑप्शन होगा छत्तीसगढ़, राउत नाचा, या फिर एग्जाम में आपसे पूछ सकता है गहिरा नृत्य। पांचवा क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, ये 2021 वाला पेपर है, तो इसमें दिसंबर तक का आपको पूछने का प्रयास किया है। अभी कुछ चेंजमेंट हो गया है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो पेमा खांडू तब भी थे और अब भी पेमा खांडू ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नवीन पटनायक की बात करेंगे तो नवीन पटनायक कहाँ के हैं? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। पीएस गोले, पीएस गोले को प्रेम सिंह तामंग कहा जाता है। प्रेम सिंह तामंग जो हैं वो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हो गए पीएस गोले या फिर प्रेम सिंह तामंग। सर्बानंद सोनोवाल चेंज हो गए हैं, ये पहले असम के मुख्यमंत्री थे। अभी असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। हेमंत बिस्वा जो हैं वो असम के मुख्यमंत्री हैं नया डाटा के अनुसार। तो एक चेंज हुए इसमें से, बाकी अभी पुराने आपके चल रहे हैं, ठीक है, तो अपडेट हो जाइएगा आप लोग। छठवां क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर वायरस खुद को किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम में संलग्न करता है तो इसे किस रूप में जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए। वायरस के बारे में पूछा गया तो ऐसा कौन सा वायरस है? सही ऑप्शन होगा ट्रोजन हॉर्स वायरस है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लास्ट वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। 7वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत भारत में किस दौरान हुई थी? ठीक है, अगर ये शुरुआत की बात करेगा तब आपको बताना है। देखिए कई लोग क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को मार करके चले जाते हैं, क्योंकि इसमें व्यापक मात्रा में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। लेकिन अगर शुरुआत की बात करेंगे तो बंग भंग विरोधी आंदोलन, जिसे हम लोग बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं, 1905 में। तो सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, मतलब अपने देश का यूज करना है, बाकी दूसरे देश की जो सामग्री थी उसका विरोध करना है। तो बंगाल विभाजन के दौरान सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो चंपारण या फिर असहयोग आंदोलन को मत सही करिएगा। शुरुआत की बात करेगा तो बंगाल विभाजन को आपको सही करना है। 8वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री निम्नलिखित में से कौन थी? ये 4 ऑप्शन दिए गए, श्रीदेवी, मधुबाला, सुचित्रा सेन या फिर मीना कुमारी। काफ़ी नए नए क्वेश्चन आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। इसका सही ऑप्शन होगा सुचित्रा सेन। देखिए सुचित्रा सेन जो थी एक बंगाली फिल्म की अभिनेत्री थी, जो कि 1963 में एक फिल्म आई थी इनकी, 7 पके बंद, ठीक है, एक प्रकार की बंगाली फिल्म है। तो उनके लिए मास्काऊ फिल्म फेस्टिवल में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये पहली अभिनेत्री हैं। तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। 9वां क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कब प्रस्तुत किया जाता है? 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है। हर साल 1 फरवरी को बजट केंद्रीय प्रस्तुत किया जाता है। लगभग 11 बजे से इसकी बैठक जो है स्टार्ट होती है। कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री। इस समय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और एक एग्जाम बनता है कि बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में कहाँ पर किया गया है या फिर कितनी बार किया गया है? तो बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में एक भी बार नहीं किया गया है। इस बजट के स्थान पर आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, बजट का नाम चेंज किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से हमारे संविधान के आर्टिकल 112 में बजट का उल्लेख है। लेकिन इस शब्द की बात करेंगे बजट, तो हमारे संविधान में बजट का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। तो सही ऑप्शन है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, इनमें से किस समिति ने भारत में डिजिटल भुगतान को
प्रोत्साहित करने की उपायों से संबंधित अपने सुझाव आरबीआई के सामने प्रस्तुत किए हैं। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन होगा पहला वाला ऑप्शन, नंदन नीलकणी समिति। ठीक है, इन्होंने ही आरबीआई को अपने सुझाव दिए थे डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए। यूपीआई का भी सुझाव इसी समिति ने दिया था। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? पहला वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस ने प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या था? ये 4 ऑप्शन दिए गए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? 1887 में की गई थी। किसने इसकी शुरुआत की थी? रानाडे एवं रघुनाथ राव ने इसकी शुरुआत की थी। और यहाँ पर देखिए प्रतिज्ञा आंदोलन इसी ने चलाया था, इस संस्था ने। तो इसका उद्देश्य क्या था? बाल विवाह को निषेधित करना। जो कम उम्र में विवाह हो जाते हैं उनको बंद करने का काम जो था वो प्रतिज्ञा कराई जा रही थी कि हम अपने बच्चों या बच्चियों का विवाह जो है वो कम उम्र में नहीं करेंगे। तो इसका सही ऑप्शन होगा बाल विवाह को निषेध करना इस इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस का लक्ष्य था प्रतिज्ञा आंदोलन के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर या फिर कैटेलिटिक कन्वर्टर फिट करके नियंत्रित किया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए वाहन में ढेर सारे जो विषाक्त गैसें होती हैं, जब आप वाहन चलाते हैं पेट्रोल और डीजल के, तो वहाँ पर बाहर की ओर निकलती हैं। तो ये विषाक्त हवा जो है हमें ज़्यादा प्रदूषित ना करें, इसके लिए लास्ट में उत्प्रेरक कन्वर्टर लगाया जाता है कि जो भी विषाक्त हवा है उसको हम कम से कम विषाक्त बना सकें, कम से कम घातक बना सकें। तो ये किसके लिए फिट किया जाता है? वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए फिट किया जाता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन, उत्प्रेरक कन्वर्टर जो है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करता है। तीसरा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 13 नंबर क्वेश्चन है, 2017 में लॉन्च की गई स्वदेशी नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए 2017 में जो लॉन्च की गई थी उस बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का नाम क्या था? INS अरिहाट। ठीक है, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा। INS अरिहाट 2017 में लॉन्च की गई मिसाइल पनडुब्बी थी। 14 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को इंग्लिश में रखा गया है, द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज कॉल्ड। हिंदी में से कहते हैं शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी होती है? ये आपको बताना है। शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी होती है? सही ऑप्शन होगा कैपिलरी। हिंदी में कहते हैं केशिकाएं। ठीक है, जैसे धमनी और सिरा क्या करती हैं? शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो धमनी और सिरा के अंदर भी छोटी छोटी केशिकाएं होती हैं। इसलिए आपसे शरीर पूछा गया है कि शरीर की सबसे छोटी रक्त वाहिका कौन सी होती है? तो केशिकाएं होती हैं जो धमनी और सिरा के अंदर जो है रक्त को ले जाती हैं। तो सही ऑप्शन होगा कैपिलरी, या फिर हिंदी में बात करेंगे तो केशिकाएं। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए, चीन, भारत, भूटान और नेपाल। इसका सही ऑप्शन होगा चीन मेजबानी करेगा 2022 के राष्ट्रीय खेलों की। याद रखिएगा एशियाई खेल कब से स्टार्ट किए गए थे? 1951 से स्टार्ट किए गए थे। तो पहली बार जो मेजबानी की थी वो न्यू दिल्ली ने इसकी मेजबानी की थी। तो भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? एक तो 1951 में की थी, एक 1982 में की थी। तो 2 बार भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की है। अभी 2022 वाला चीन कर रहा है। इसके पहले 2018 का 4 साल में होता है। तो 2018 का इंडोनेशिया के जाकर्ता में हुआ था। ठीक है, 2018 वाला जाकर्ता इंडोनेशिया में, और 2022 का चीन के ह्वांगझाओ शहर में एशियाई खेल होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, रोड्रा का पूर्ण रूप आपको बताना है। RODRA का पूर्ण रूप बताना है आपको। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिए। इसका सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। इसे याद कर लीजिएगा, काफ़ी लोगों को नया यह प्रश्न मिला होगा। जितने नए प्रश्न हैं उसको आप लोग कॉपी में कहीं पर नोट डाउन करते हुए चलिएगा। इसका फुल फॉर्म देखिए होता है
रिटायर्ड ऑफिसर डिजिटल रिकॉर्ड आर्चिव। जितने भी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं उनके जो भी कार्य होते हैं, जैसे पेंशन संबंधी ढेर सारे कार्य होते हैं, वेतन संबंधी और उनके ढेर सारे कागज होते हैं, वो सभी रोड्रा के अंतर्गत ही रखे जाते हैं। तो फुल फॉर्म है, इसे कहीं पर नोट डाउन कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर के 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो काशी विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? सही ऑप्शन होगा भगवान दास, शिव प्रसाद गुप्त और महात्मा गांधी ने 1921 में। याद रहेगा आपको, भगवान दास को 1955 में भारत रत्न के अवार्ड से सम्मानित किया गया था और शिव प्रसाद गुप्त को देश रत्न भी कहा जाता है, जो कि एक राष्ट्रवादी शिक्षाविद थे। इसको स्थापना की गई थी वसंत पंचमी के अवसर पर 10 फरवरी 1921 में। काशी विद्यापीठ का बाद में नाम 11 जुलाई 1995 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। पहले काशी विद्यापीठ था, 1995 में नाम चेंज करके महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कर दिया गया। तो याद रहेगा आपको, भगवान दास, शिव प्रसाद गुप्त, महात्मा गांधी, काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 18 नंबर क्वेश्चन है, मिशन शक्ति इनमें से किससे संबंधित है? बताइए। मिशन शक्ति मैंने कई बार अपने वीडियो में इसे बताया है। एक देखिए मिशन शक्ति है और एक यूपी का मिशन शक्ति कार्यक्रम है। तो यूपी का जो मिशन शक्ति कार्यक्रम है वो महिला को सुरक्षा देना, सम्मान देना एवं सशक्त कराना है। ये यूपी का मिशन शक्ति प्रोग्राम है। लेकिन अभी केंद्र का आपसे पूछ रहा है मिशन शक्ति, तो सही ऑप्शन होगा इसका भारत का उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण है। जैसे कि भारत की सैटेलाइट जो होती हैं वो पुरानी हो जाती हैं, तो पुरानी हो जाती हैं तो कार्य करना बंद कर देती हैं। जब कार्य करना बंद कर देती हैं तो अंतरिक्ष में ही नाचती रहती हैं। तो जो निचली कक्षा की हमारी जो उपग्रह हैं उनको नष्ट करने का काम जो है वो मिशन शक्ति के द्वारा किया जाता है। ये क्या करती है? उपग्रह रोधी है, मतलब उपग्रह को ये तोड़ने का काम करती है। ये मिसाइल क्या करती है? जो काम नहीं कर रहा उपग्रह उस पर अटैक करती है, उसे तोड़ देती है। धीरे धीरे करके इसका मलबा जो है वो पृथ्वी पर गिराता है। ठीक है, तो ये भारत की उपग्रह रोधी मिसाइल परीक्षण है जिसका नाम है मिशन शक्ति। इसकी स्टार्टिंग किसने की है? डीआरडीओ ने की है। डीआरडीओ, ठीक है, याद रहेगा आपको, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। कब बनाया है? 27 मार्च 2019 से इसकी स्टार्टिंग की गई है। याद रहेगा आपको। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। मेरु तंत्रिकाएं इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये देखिए मेरु में मतलब रीढ़ की हड्डी में पाई जाती हैं और कपाल की तंत्रिकाओं में पाई जाती हैं, मतलब कि हमारे दिमाग में पाई जाती हैं। तो अभी देखिए आपसे मेरु की पूछे हैं तो मेरु में होती हैं 31 जोड़ी। याद रखिएगा 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, मतलब कि मेरुरज्य तंत्रिकाएं होती हैं। महीन महीन धागे होते हैं जो क्या करते हैं? सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, हड्डियों की बात नहीं की है। अगर हड्डी की बात करेंगे तो प्रारंभ में 33 होती हैं मेरुरज्य में हड्डी, बाद में 26 हो जाती हैं। ठीक है, बचपन में 33 होती हैं, युवावस्था होते होते 26 हो जाती हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया तंत्रिकाएं तो 31 जोड़ी होती हैं। सही ऑप्शन दूसरा वाला ऑप्शन। देखिए अगले सेट में आपसे ये पूछ सकता है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती हैं, जो दिमाग की तंत्रिकाएं कितनी होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं। 12 जोड़ी दिमाग में होती हैं और 31 जोड़ी रीढ़ की हड्डी में होती हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? न्यूरॉन की शाखा जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा शाखिका कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डेंड्राइट कहते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हम आपको न्यूरॉन की संरचना दिखाने का प्रयास करते हैं, इससे कई बातें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। ये देखिए न्यूरॉन की संरचना है। न्यूरॉन को हिंदी में कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ये क्या होती है? तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन में यहाँ पर आप देख रहे हैं जो शाखा की संरचना बनी है। आपसे पूछा गया था न्यूरॉन की शाखा की संरचना को क्या कहते हैं?
तो इसे द्रमिकाएँ कहते हैं या फिर द्रमिका कहते हैं, शाखिका कहते हैं, इंग्लिश में इसे डेंड्राइट कहते हैं। तो ठीक है, इसके अंदर की बात करेंगे, यहाँ पर केंद्रक होता है और इसके आसपास जो है कोशिका द्रव भरा होता है और इस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोन कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। ठीक है, ये कोशिका है, पूरा का पूरा सेल बॉडी है और यहाँ पर देखिए एक लाइन गई है, इसे कहते हैं तंत्रिकाक्ष कहते हैं, मतलब कि इसे एक्सॉन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देख लेनी है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? इसका सही ऑप्शन होगा शाखिका, जिसे हम लोग डेंड्राइट कहते हैं, लास्ट वाला ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला ऑप्शन। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसमें निर्वाचित भी सदस्य ले सकते हैं भाग और मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के सदस्य, इसमें पुडुचेरी और दिल्ली संघ शासित प्रदेश की विधानसभा के सदस्य भी भाग ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। लेकिन उपराष्ट्रपति की बात करेगा तो संसद के दोनों सदन ही आएंगे, विधानसभा नहीं आएगी और निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य ही इसमें भाग ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को पहली बार किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बार कब चुना गया था? 2 बार देखिए अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, एक बने थे 1938 को और एक बने दूसरी बार 1939 को। ठीक है, तो पहली बार कब चुना गया? 1938 में। ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हरिपुरा, याद रखिएगा, हरिपुरा और त्रिपुरी, ये 2 अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ये हरिपुरा वाला 1938 में हुआ था और त्रिपुरी हुआ था 1939 में। हरिपुरा कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है और त्रिपुरी पड़ता है एमपी में। तो ठीक है, त्रिपुरी के बारे में 1939 में गांधी जी ने अपना प्रत्याशी उतारा था पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो हैं वो त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके इसकी अध्यक्षता प्राप्त की थी। बाद में 1939 के जो अध्यक्ष पद था उन्होंने छोड़ दिया था। राजेंद्र प्रसाद उनके कार्यकाल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे बाद में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जितने आपको बताए हैं वो सभी आपके एग्जाम में अभी तक पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पॉल एनल के साथ में मिल करके 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी? पॉल एलन के साथ मिल करके माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? बिल गेट्स ने की थी, जो कि विश्व के सबसे अमीर नंबर पर आते थे। काफ़ी दिनों पहले तक आपने देखा होगा कि बिल गेट्स का ही नाम है सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान रखता था। तो 1975 में माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसकी शुरुआत की थी पॉल एलन के साथ में। मार्क जुगरबर्ग को आप जानते हैं, ये फेसबुक के संस्थापक हैं। फेसबुक की खोज मार्क जुगरबर्ग ने की थी। स्टीफन हॉकिंस का नाम आप जानते होंगे, ब्लैक होल एवं बिग बैंग थ्योरी के लिए स्टीफन हॉकिंस को याद किया जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा को भारतीय संविधान में किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? ये 4 ऑप्शन दिए गए, संघ सूची, राज्य सूची, सरकारी सूची या फिर समवर्ती सूची। देखिए, संघ सूची में जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो किसका होता है? केंद्र का होता है। राज्य सूची में जो भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार जो होता है वो राज्य का होता है। लेकिन समवर्ती सूची के जो भी विषय होते हैं उनमें केंद्र भी कानून बना सकता है, राज्य भी कानून बना सकता है। लेकिन अगर मतभेद होगा तो केंद्र का कानून जो होगा वही माना जाएगा। इसका सही ऑप्शन होगा शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची पर आती है, मतलब इसमें राज्य भी नियम बना सकता है और केंद्र ही बना सकता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा जैसे हो गया,
शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, ऐसे विषय जो हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे गए कि राज्य भी इनमें ध्यान दे और केंद्र भी इनमें ध्यान दे। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा दादा साहब फाल्के को कहा जाता है भारतीय सिनेमा का जनक, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहली अपनी फिल्म बनाई थी जो वो एक प्रकार की मूक फिल्म भी थी, जो कि बोलती नहीं थी, सिर्फ प्रदर्शन करती थी। ऐसी फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। इसे बनाया था 1913 में। ये डायरेक्टर भी थे, निर्माता भी थे। तो दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहली फिल्म जो बनाई थी वो दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। इसके बाद जो बोलती फिल्म आई वो 1931 में, बोलती फिल्म का नाम था आलम आरा। उसे किसने बनाया था? अर्देसर ईरानी ने बनाया था। ठीक है, देखिए दादा साहब अवार्ड मिलना स्टार्ट हुआ 1969 से। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है। और एक क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम पूछा जाता है कि 1969 में जब दादा साहब फाल्के अवार्ड वितरित किया जाने लगा तो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो है देविका रौनिक। याद रखिएगा, देविका रौनिक जो थे वो पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड पाने वाली अभिनेत्री थी। याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, सहायक संधि प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ये 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए सहायक संधि किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेजली ने स्टार्ट की थी 1798 को। 1798 से लेकर के 1805 तक लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था। तो यहीं पर सहायक संधि जो थी वो प्रणाली की स्थापना की गई। अब ये सहायक संधि होती क्या है? सहायक संधि जो थी किसी राज्य के अंदर अंग्रेजी सेना को रखना, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था उस समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के अंतर्गत आती थी। तो कोई भी रियासत, ढेर सारी रियासत थी, उसके अंदर ब्रिटिश सेना को रखना, अपनी सेना नहीं रखना, ब्रिटिश सेना को ही रखना। ब्रिटिश सेना का जो खर्च होगा, जो सैन्य का पैसा होगा, वो सब राज्य देगा। ब्रिटिश सेना आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन बाद में ये आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी। इसलिए सहायक संधि जो थी एक प्रकार से राजा को अपनी कठपुतली की तरह नचाने का काम करती थी। तो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 1798 में इसे स्वीकार किया। धीरे धीरे करके अवध के नवाब, बाजीराव पेशवा सेकेंड, ग्वालियर के सिंधिया, इन सभी ने भी सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन है जिप्सम से बनता है। अब कैसे बनता है? देखिए फार्मूला होता है जिप्सम का CuSO4 × 2H2O। 2 पानी के अणु होते हैं। जब इसको गर्म करते हैं तो ये बन जाता है CuSO4 और पानी के अणु, आधे पानी के अणु इसमें बचते हैं। ठीक है, तो ये बन गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। किससे बना? जिप्सम से बना। अब ये 2 कहीं कहीं उठ करके इसके आगे भी लग जाता है। ठीक है, तो 2CuSO4 × H2O भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। सही ऑप्शन होगा जिप्सम से बनता है। चूना पत्थर का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का फार्मूला होता है। सामित चूना, सामित चूना मतलब होता है कि बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। अनबुझा चूने का फार्मूला होता है CaO। ठीक है, जब तक अनबुझा है, जब तक इसके ऊपर पानी नहीं डाला गया, तब तक ये अनबुझा है। जब पानी डाल दिया जाएगा तो ये सामित चूना बन जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत में दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए। दल बदल विरोधी कानून जो है ये पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। याद रखिएगा 1986 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे 1986 से पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, बाल श्रम अधिनियम 1986, शिक्षा नीति 1986, ये सभी जो कार्यक्रम थे 1986 में चलाए गए थे। 1989 की बात करेंगे तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन आया जो कि मताधिकार से संबंधित था। मतलब 21 साल से कम करके वोट डालने की उम्र जो थी वो 18 कर दी गई।
1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, जो अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। तो हमने आपको चारों ऑप्शन के बता दिए हैं। दल बदल विरोधी कानून 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। 29 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आपको सही करना है। व्यापार के लिए बाधाओं को कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक ही लाइन का क्वेश्चन है। इसे कहते हैं व्यापार एकीकरण। व्यापार एकीकरण के द्वारा व्यापार की बाधाओं को कम किया जाता है और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाई जाती है। तो सही ऑप्शन होगा व्यापार एकीकरण। इसको याद कर लीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश आंख में कहां से प्रवेश करता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए आंख से काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा कार्निया। जो बाहर का भाग होता है वो कार्निया होता है। सबसे पहले प्रकाश जो है वो कार्निया से ही प्रवेश करता है। चलिए आंख के बारे में कुछ ढेर सारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए मानव नेत्र का चित्र है, इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 3-4 क्वेश्चन जो हैं इससे स्पष्ट कर लेते हैं। ये देखिए मानव नेत्र में सबसे आगे का जो हिस्सा है इसे कहते हैं कार्निया। प्रकाश सबसे पहले जो है इसी कार्निया से ही प्रवेश करता है। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र जब दान किया जाता है तो उसमें कौन सा पार्ट को दान किया जाता है? ठीक है, मानव नेत्र पूरा नहीं दान किया जाता है, उसका एक पार्ट जो होता है दान कर दिया जाता है, इससे सामने वाला देख सकता है। तो इसी कार्निया को ही दान किया जाता है। मान लीजिए आपकी मृत्यु जब हो जाएगी तो आपने कह रखा है कि हमारी आंख ले लीजिएगा, तो कार्निया सिर्फ आपकी आंख से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कार्निया को दान किया जाता है। कार्निया के बाद में क्या होता है, जब प्रकाश और अंदर जाता है तो एक अपारदर्शक झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम कहते हैं आइरिस। इसी आइरिस के कारण जो होता है, आपने देखा होगा किसी की आंख जो है वो लाल होती है या फिर नीली होती है या फिर हरी होती है। तो इसी आइरिस के कारण जो है आंख का रंग डिसाइड होता है। आंख आपकी ज़्यादातर लोगों की काली होती है, कुछ लोग की नीली भी होती है। तो आइरिस ही आंख के कलर को डिसाइड करता है। ठीक है, आइरिस के बीच में यहाँ पर एक पुतली होती है। तो इस पुतली का काम क्या होता है, आइरिस और पुतली दोनों मिल करके प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती हैं। अब जैसे प्रकाश आपको कम मिलता है रात में, तो जब रात में आपको प्रकाश कम मिलेगा तो आंखें आपकी खुल जाती हैं। ठीक है, और जब दिन में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होता है तो आंखें आपकी छोटी छोटी हो जाती हैं ताकि प्रकाश को नियंत्रित कर सके। तो यही आइरिस जो है वो प्रकाश को नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। अब इस पुतली के पीछे एक लेंस लगा होता है। जब भी प्रकाश इससे टकराता है तो इस लेंस से होते हुए रेटिना पर चित्र बनाता है कि रेटिना पर कैसा चित्र बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये सब चीज़ें डिसाइड करने का लेंस का काम होता है। तो ये काफ़ी ढेर सारे क्वेश्चन मैंने बताए जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा कार्निया। आंख जो है कार्निया पर सबसे पहले प्रवेश करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा क्वेश्चन है। डेट आपको याद होनी चाहिए। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार से एक लाइन में क्वेश्चन आएगा, याद कर लीजिएगा 16 सितंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के लोकप्रिय होने के कारण एक पुरस्कार दिया जाता है, कलिंगा पुरस्कार, वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंग पुरस्कार एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछता है किससे संबंधित है, तो विज्ञान से संबंधित है। और इसको कौन देता है? यूनेस्को देता है। यूनेस्को के संस्थापक सदस्यों में भारत का नाम आता है। 1952 से ये पुरस्कार वितरित किया जाने लगा है, जिसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री उस समय बीजू पटनायक थे। उन्होंने यूनेस्को में जाकर के पैसा दिया था इस पुरस्कार को वितरित करने के लिए। कोई कलिंग जो पड़ता है वो उड़ीसा में ही पड़ता है। कलिंग का युद्ध आपने सुना होगा, अशोक के शासनकाल में 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। तो कलिंग उड़ीसा में पड़ता है, इसीलिए कलिंग पुरस्कार जो है उसी के नाम पर विज्ञान के लोकप्रिय करने के लिए यूनेस्को को बीजू पटनायक ने मुद्रा दी थी। और ये एक द्विवार्षिक होता है, मतलब 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। 10 नवंबर के आसपास इसे वितरित किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वाले सेट में पूछा गया था।
हमने आपको बताया जो 36 लाइनें ग्लोब पर खिंची होती हैं, जैसे आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर 1 2 3 इसी प्रकार से 90 तक जाती हैं, नीचे 1 2 3 90 तक जाती हैं, टोटल 181 अक्षांश रेखा होती हैं। तो सबसे लंबी की बात करेंगे तो बीच वाली सबसे लंबी होगी 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। ये क्वेश्चन पिछले सेट में पूछा गया था। इसके ऊपर जैसे जैसे जाएंगी तो इसकी लंबाइयाँ घटती जाती हैं। अगर हम दो अक्षांश रेखा के बीच की बात करेंगे दूरी की, तो 111 किलोमीटर दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है। ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, तो अभी आपको रिकॉल हो गया होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू हुआ था? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था। उत्तराखंड के चमोली गांव से स्टार्ट हुआ था। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा और चांडी प्रसाद भट्ट ने इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। जब भी पेड़ काटने के लिए सरकारी वर्कर्स आते थे तो गांव वाले लोग इस पेड़ में चपक जाते थे और काटने नहीं देते थे। इसी को हम लोग चिपको आंदोलन कहते हैं। तो सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन धन की आपूर्ति की निगरानी करता है? इसका सही ऑप्शन होगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक धन की आपूर्ति की निगरानी करता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसमें आप अपना खाता नहीं खोल सकते हैं क्योंकि ये बैंकों का बैंक है, ये आपके लिए बैंक नहीं है। ये बैंकों क्या करता है, ऋण प्रदान करता है, सरकार को ऋण प्रदान करता है, लेकिन आपको ये ऋण प्रदान नहीं करता। ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसमें आप खाता नहीं खोल सकते हैं, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक है जिसमें आप अपना खाता नहीं खोल सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कहीं कहीं पर उत्तरी भारत भी लिख देता है। तो उत्तरी भारत या फिर उत्तर प्रदेश का एक प्रकार का ये शास्त्रीय नृत्य है जिसे हम लोग कहते हैं कथक। कथक और कथक कली में काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। जब भी कथक कली लिखेगा तब आप लोग केरल को सही कीजिएगा, जब कथक लिखेगा तो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तरी भारत को सही कीजिएगा। दोनों ही शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा छोटी आंत। देखिए, भोजन जो है वो पूरी तरह से पच जाता है छोटी आंत में, और इस कारण से वसा का पाचन भी पूरी तरह से हो जाता है। जो छोटी आंत में लाइपेज एंजाइम होता है वो इमल्सिफाइड वसाओं को गिसलीन और फैटी एसिड में चेंज कर देता है, और भोजन का पूर्ण पाचन जो है यही छोटी आंत में हो जाता है। पूर्ण पाचन के बाद बड़ी आंत में पानी के अवशोषण के लिए जाता है। ठीक है, तो पाचन अगर कहीं पर पूर्ण हो जाता है तो छोटी आंत में कई बार यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। 38 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन उस समझौते के तहत कब एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ की गई? इसके पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कई सेटों में। उसमें पूछा गया था कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जो थी वो किस समझौते के तहत गठित की गई थी? तो सही ऑप्शन होगा ब्रिटेन वुड्स समझौते के तहत बनाई गई थी। ये कब हुआ था? 1944 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यूएसए मतलब अमेरिका में हुआ था। तो इसके तहत ही 2 मुख्य बैंक जो बनाए गए थे, IMF और IBRD। IBRD का बाद में नाम चेंज किया गया, इसका नाम विश्व बैंक कर दिया गया कई बैंकों को मिला करके। ठीक है, तो ये मेन रूप से 2 बैंक बनाए गए। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने लगा तो पैसों का संकट आ गया हर देश के पास में, तो अंतर्राष्ट्रीय नई मौद्रिक प्रणाली प्रारंभ हुई। IMF को आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे IMF की, तो प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्ज ईवा है। ठीक है, विश्व बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? विश्व बैंक के डेविड मालपास। ये सभी चीज़ें आपको याद करके चलनी है। 39 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसकी शुरुआत देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 21 जून 2015 को की गई थी। तो हर बार 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव रखा था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जिसमें 177 देशों ने अपनी सहमति दिखाई थी। अगर हम लोग बात करेंगे 2021 की थीम क्या थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, तो थीम थी योगा फॉर
वेल बीइंग, योगा फॉर वेल बीइंग जो थी ये 2021 की थीम थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। आज का देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ये 40 नंबर क्वेश्चन है और इस सेट में 40 ही क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपने इन 40 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही करने का प्रयास किया? अगर आप 25 से 30 के बीच में पहुंच रहे हैं तो आपका स्कोर बेहतर माना जाएगा, कि उसमें ढेर सारे नए नए क्वेश्चन पूछे गए थे। बताने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का उत्तर, और आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसे ही बताइएगा। पिछले वाले सेट में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार की एक योजना आई थी एलईडी बल्ब बांटने की, तो वो योजना का क्या नाम था? उस योजना का नाम था उजाला योजना। इसका फुल फॉर्म होता है उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल। ये योजना 2015 को स्टार्ट की गई थी, ज़्यादातर कम दामों में एलईडी बल्ब देने की योजना थी, उजाला योजना। ये पिछले वाले सेट में हमने पूछा था, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि इसका उत्तर ये से ये होना चाहिए था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इसी तरह की नई नई सीरीज चाहते हैं तो इसे शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।